तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, हाँ, मेरी तबीयत 2-3 दिन से ठीक नहीं है, तो इसलिए आपके साथ मैंने लाइव न्यूज़ नहीं की है मॉर्निंग वाली। तो लेटेस्ट अपडेट मैंने सोचा कि जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है आपके साथ शेयर कर ली जाए। एक तो आपका जो बांग्लादेश में इलेक्शन हुआ है, तो फाइनली हसीना जो हैं वो जीत गई हैं दोबारा से। विपक्ष ने बहुत हंगामा किया, बट उसका कोई असर नहीं हुआ और वो जीत गई हैं। बिल्किस बानो को लेकर भी एक न्यूज़ आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो उसके 11 आरोपियों को आपने छोड़ा था, आप उनको वापस जेल में डालें। सो एक न्यूज़ इसको लेकर है। इसके अलावा जो लेटेस्ट अपडेट चल रहा है मालदीव को लेकर, मालदीव की पूरी गवर्नमेंट बैकफुट पे है ऐसा बोला जा रहा है, बट असलियत क्या है ये तो अभी धीरे-धीरे ही क्लियर होगा। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है, आइडिया ये लगाया जा रहा है कि अगर इसी तरह से गवर्नमेंट और जो आम पब्लिक का जो कहना चाहिए मूड है, अगर वो वाक़ई मालदीव्स जाना बंद कर दें, तो करीब 7,500 करोड़ रुपए का मालदीव को नुकसान होगा, जो कि मेरे को लगता नहीं है कि ऐसा होगा, क्योंकि सबकी अपनी-अपनी ओपिनियन होती है। और वैसे भी हमारे लक्षद्वीप में अभी होटल्स वगैरह नहीं है और इतना ज़्यादा अरेंजमेंट भी नहीं है कि आप सोचो कि वहाँ पे सारे टूरिस्ट मालदीव छोड़ के सीधे लक्षद्वीप चले जाएँ, तो ये थोड़ा-सा अनयूजुअल सा है। लेकिन ये ज़रूर है कि मालदीव वाले मामले में जो उनकी महिला मंत्री हैं, या उसके अलावा भी जो 2 मंत्री हैं, जिन लोगों ने इस तरह की हरकतें की हैं और इस तरह का बोला है, तो पूरा देश एक साथ पीएम मोदी के पीछे खड़ा है, चाहे वो उनके सपोर्टर है या नहीं है। ये मुझे बात अच्छी लगी और पसंद आई, और ऐसा होना भी चाहिए किसी भी देश के लिए कि आपके देश के प्रधानमंत्री के बारे में कोई इस तरह की बदतमीज़ी करे और आप चुप रह जाएँ, ये तो शर्म की बात हो जाती। तो मेनली यही सारी खबरें हैं। और इज़राइल ने भी बोला है कि हम जो आपका लक्षद्वीप का जो वाटर वाला इश्यू है, उसको हम सॉर्ट आउट करने में हम आपकी हेल्प करेंगे। तो आप समझ सकते हो कि जो मालदीव की जीडीपी है, उसका 56% से ज़्यादा पर्यटकों से आता है। और ये जो भारत से मालदीव का टकराव है और पीएम की जो मालदीव ने जो अपमान किया है, इसकी ये भारी कीमत चुकानी पड़ेगी मालदीव को, अगर ऐसा होता है तो। और फिर वैसे भी जिन देशों की पर्यटन के बेस पर जीडीपी हो, उनको इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। बट मैं देखो इसमें थोड़ा-सा आपको बता दूँ कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ है, चाहे वो आपके मलेशिया हो, मलेशिया में भी इस तरह की हरकतें पहले हो चुकी हैं, जिसमें ऑयल को लेकर हमारे देश के लोगों ने उनका बायकॉट किया था और सारे उनके ऑर्डर्स कैंसल कर दिए थे। इसी तरह से पहले टर्की में भी ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। अब एक ये नया मामला मालदीव्स का आया है, तो जहाँ भी कट्टरपंथी जो मुस्लिम लोग होते हैं, जिनको मैं पढ़ा लिखा नहीं मानता, क्योंकि देखो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो जनरली इस तरह की हरकतों में नहीं पड़ते हैं। अब आप देखो इंडिया में इतने सारे मुस्लिम्स हैं और सारे धर्म के लोग हैं। हम लोगों ने अगर इस कंट्री ने इतनी प्रोग्रेस की है, तो वो सिर्फ़ अपनी एजुकेशन की वज़ह से की है। लेकिन जिन कंट्रीज़ में धर्म के नाम पर इस तरह की हरकतें की जाती हैं, मैं आपको बताता चलूँ कि मालदीव की जिस लेडी मंत्री ने ये हरकत की थी, डिप्टी मिनिस्टर ने, उसका मानना ये था कि इंडिया ने इज़राइल का सपोर्ट किया था, तो वो एंटी मुस्लिम हो गया इंडिया। अरे एंटी मुस्लिम कैसे हो गया? इंडिया में ऑलरेडी 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं, तो क्या हम एंटी मुस्लिम हो जाएँगे? कोई गवर्नमेंट एंटी मुस्लिम नहीं है। देखो सबके अपनी-अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, सबके अपने-अपने फ्रेंड्स होते हैं, तो इसमें बुरा मानने जैसी कोई बात नहीं है। अच्छा, एक मामला तो ये हो गया। इसके बाद आया कि जो पायलटों की जो उड़ान को लेकर इतने सारे वो चल रहे हैं इश्यूज़, उसको लेकर एक हमारे जो मंत्री हैं, विमानन मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि पायलटों की थकान के मुद्दे पर एक प्रस्तावित नए मापदंड उन्होंने उनको सुविधा देने के लिए ये उन्होंने किया है, जिससे कि पायलटों को ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिल सके। और जो विमानन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संडे को उनकी थकान से रिलेटेड एक नए मापदंड उनको सुविधा देने के लिए कुछ प्रस्ताव दिया है, जिसके ऊपर डीजीसीए में बातचीत चल रही है और उनको कम से कम प्रेशर हो उसको लेकर इस तरह का प्रस्ताव दिया गया है।
तो ये है। दूसरी तरफ आपको पता ही होगा कि अरब सागर में जो नौसेना ने कार्रवाई की है, उससे दुनिया में क्या मैसेज गया है। उससे एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि ये भारत जो है अब इस तरह की किसी भी तरह की चीज के लिए ऑपरेशन करने के लिए हर समय तैयार है। और फ्राइडे को जो मरीन कमांडो ने लाइबेरिया के झंडे वाले समुद्री जहाज को अपहरण करने से बचाया, उसके लिए चालक दल के 21 सदस्यों में से जो 15 तो भारतीय ही थे, उनको सबको बचाकर लाए। ये बहुत प्रशंसनीय है और मेरे ख्याल से मरीन कमांडोज को अभी उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रशंसा करनी चाहिए। और हम लोगों को भी गर्व होना चाहिए कि भाई हमारे देश की इतनी मतलब सेना ने और हमारे कमांडोज ने इतनी ज़्यादा एक्टिवली इस पे काम किया। अच्छा, पश्चिमी बंगाल में जो सीट बंटवारे को लेकर टीएमसी और कांग्रेस में जो अभी चल रहा है, तो उनके बीच में जुबानी जंग अभी भी जारी है। और इंडिया गठबंधन ने अभी तक किसी भी तरह की साझेदारी, किसी भी तरह का कोई इस तरह का उन्होंने नहीं बोला है कि कोई उनकी इस तरह की बात चल रही है या कुछ इस तरह का निष्कर्ष निकलने वाला है। दूसरी तरफ जो अधीर रंजन चौधरी हैं, उन्होंने ममता बनर्जी पर अटैक किया है। जो ईडी के लोगों पर अटैक हुआ है उसको लेकर उन्होंने अटैक किया है। और ममता बनर्जी जो है वो कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें देना चाह रही हैं। इस बात से अधीर रंजन बहुत ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि उनको लग रहा है कि कहाँ कांग्रेस और कहाँ टीएमसी, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। क्योंकि टीएमसी तो एक राज्य की पार्टी है और जो कांग्रेस है वो पूरे देश की पार्टी है। वैसे सही भी है कि भाई आप इतनी बड़ी पार्टी को इतना छोटा क्यों आंक रहे हो, ये थोड़ा सा जस्टिफाई नहीं लगता है। तो मेरे को लग रहा है कि कांग्रेस को इनको ज़्यादा भाव नहीं देना चाहिए और अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये सारे ही छोटे छोटे दल जो हैं, ये सब अपने आप को प्रधानमंत्री की रेस में देख रहे हैं, तो इनसे बात बनती मुझे नज़र नहीं आ रही है। अच्छा, दूसरा है गणतंत्र दिवस का जो 26 जनवरी का जो प्रोग्राम है, उसमें राजपूताना राइफल्स की जो भारतीय सेना है, उसकी पुरानी जो रेजिमेंट है, वो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में भी इस रेजिमेंट ने बहुत ज़्यादा साहस का परिचय दिया था। राजपूताना राइफल्स में ज़्यादातर जवान राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात से आते हैं। शानदार रोबेली मूछे वाले इनकी पहचान के तौर पर जाना जाता है, जिनके अंदर ये बहुत जोश है, मौत से खेलने का जज्बा है। ये राजपूतना राइफल के जाबाज जो इस बार गणतंत्र दिवस परेड में अपने जोशीले अंदाज में दिखेंगे, ये पलटन करीब 250 साल पुरानी है। इसके योद्धाओं ने हर युद्ध में वीरता के झंडे गाड़े हैं। ये भारतीय सेना की सबसे पुरानी राइफल रेजिमेंट है। इनका आदर्श वाक्य है, वीर भोग गया वसुंधरा, यानी कि वीर ही इस धरती का भोग कर सकता है जो इसकी रक्षा करने में सक्षम है। तो इसके बाद नेक्स्ट है जो कि रूल ऑफ लॉ है। ये मुद्दा इतना आसान नहीं है। सॉरी, हमारा देश कानून से चलता है और हमारा संविधान ही सर्वोच्च है। कई कानून ऐसे हैं जिनका मतलब समझना पड़ता है। अदालतें जब कानून की व्याख्या करती हैं तो उनके असल मायने समझ में आते हैं। रूल ऑफ लॉ कार्यक्रम के दौरान ऐसे ही कानूनों को समझाने की कोशिश होगी। अच्छा, दूसरी तरफ अदालत ने आप नेता संजय सिंह को राज्यसभा चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी से मिलने की अनुमति दे दी है, क्योंकि संजय सिंह को अभी तक इस तरह की अनुमति नहीं थी। अच्छा, इसके बाद दिल्ली की एक अदालत ने कथित दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में, धन शोधन मतलब जो इनका रुपया पैसे का लेकर था घोटाला वाला, गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के जो नेता थे संजय सिंह को राज्यसभा चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी से नामांकन पत्र दाखिल करने के सिलसिले में मिलने की अनुमति दे दी है, क्योंकि वो बेसिकली जेल में है। तो विशेष न्यायाधीश M.K. नागपाल ने सिंह द्वारा दायर एक आवेदन पर यह निर्देश पारित किया है। न्यायाधीश नागपाल ने पहले सिंह को राज्यपाल चुनाव के लिए उनके पुनः नामांकन से संबंधित कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी थी। तो देखो, संजय सिंह के साथ जो भी हुआ, उन्होंने बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को ललकार रहे थे कि हमें गिरफ्तार करो, हमें गिरफ्तार करो, ये सब चीज़ें। तो ये मेरे को लगता है कि इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए और अपना काम करो, आगे बढ़ो, इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, कई विपक्षी दलों के बहिष्कार के बीच बांग्लादेश के 40% मतगणना की हुई शुरुआत। बट ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वहाँ पर बांग्लादेश की जो नेशनलिस्ट पार्टी है,
उसने बहिष्कार किया था आम चुनाव का, लेकिन फाइनली जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है वही जीत गई है। चाहे मतदान जितना भी हुआ हो, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि वापस गवर्नमेंट आ रही है। अच्छा, दूसरी तरफ इजराइल ने उत्तरी गाजा में जो हमास का जो स्ट्रक्चर है उसको पूरी तरह से उन्होंने ध्वस्त कर दिया है। तो गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच जंग अभी भी जारी है, जो अभी थमती हुई नजर नहीं आ रही, जबकि उत्तरी गाजा का अधिकांश हिस्सा मलबे में तब्दील हो चुका है। आप लोग देखते होंगे, बहुत सारी वीडियोस आती रहती हैं जिसमें गाजा पट्टी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। वहाँ बिल्कुल वही स्थिति है जो किसी जमाने में आप सोच सकते हो कि इराक में हुआ करती थी या सीरिया में हुआ करती थी, वही स्थिति अब गाजा पट्टी की हो गई है। और इजराइल हमास जंग के बीच ऐसे कई डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जिससे इस युद्ध के फैलने का खतरा लगातार बढ़ रहा है। क्योंकि पहले दक्षिणी बैरूत से हमले की खबर आई जिसमें हमास के उपनेता सालेह उल अरौरी की मौत हुई। इजराइल ने इसकी सीधी जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन हमले उसी ने किए, ये लेबनान की तरफ से भी कहा गया और इराक की तरफ से भी यही बात मानी जा रही है। इसे लेबनान की संप्रभुता पर भी हमला माना गया। इराक ने इस हमले की आलोचना की, ईरान ने इसे आतंकवादी हमला करार दिया। तो देखो, इस समय सारे मुस्लिम कंट्री जो हैं वो इजराइल के अगेंस्ट हैं, और इजराइल का समर्थन अगर कोई करता है तो आप मान के चलो कि मुस्लिम कंट्री आपके खिलाफ भी है। जो अभी हुआ है ये अपना मालदीव वाला जो किस्सा है वो भी इसी से जुड़ा हुआ आप मान सकते हो। अच्छा, स्पोर्ट्स की है न्यूज। ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को दिया एक और बड़ा झटका, पाकिस्तान को हराकर फिर हासिल की बादशाहत। ये न्यूज अब पुरानी हो गई, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी फिलहाल तो देखो ऐसा है, जो लेटेस्ट न्यूज़ हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, और मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। सो आई एम नॉट श्योर कि कल भी मैं लाइव कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, बट आपसे जुड़े रहने की मेरी पूरी कोशिश रहती है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, और आपके जो भी सुझाव हों, जिस तरह की न्यूज़ में आपको इंटरेस्ट हो, वो आप मुझे ज़रूर बताएं ताकि हम लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें। और अगर आपके परिचित में कोई भी है जो रिपोर्टिंग में इंटरेस्टेड है, तो हम लोग हायरिंग कर रहे हैं रिपोर्टर्स की, फील्ड रिपोर्टर्स की। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो अपना CV भेज सकता है info@uipnews.com पे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। अभी पढ़ने से बैठा